बिहार। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। 14 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। बिहार की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है और केवल 11.3% लोग नगरों में रहते हैं। इसके अलावा बिहार के 57% लोग 24 वर्ष से कम आयु के हैं। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ हुआ करता था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ। बिहार विहार का अपभ्रंश है। आइए अब जानते हैं बिहार का इतिहास। वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित है। प्राचीन काल। बिहार का प्राचीन इतिहास। सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर चिरांद नवपाषाण युग लगभग 4500 से 2345 ईसा पूर्व और ताम्र युग 2345 से 1726 ईसा पूर्व के एक पुरातात्विक रिकॉर्ड है। मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की। देर वैदिक काल के दौरान विदेह दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। कुरु और पंचाल के साथ विदेह साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। मिथिला के राजा शीर्षध्वज जनक की पुत्री थी, जिसका नाम सीता था। वाल्मीकि द्वारा लिखे जाने वाले हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित हैं। बाद में विदेह राज्य के वाजिशी शहर में अपनी राजधानी था, जो वजी समझौता के शामिल हो गया। मिथिला में भी वजी के पास एक रिपब्लिकन शासन था, जहाँ राजा राजाओं की संख्याओं से चुने गए थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों में मिली जानकारी के आधार पर वजी को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 563 ईसा पूर्व में यह दुनिया का पहला गणतंत्र था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। आधुनिक पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में मगध 1000 वर्षों के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बने। ऋग्वैदिक काल में यह बृहद्रथ वंश का शासन था। सन 684 ईसा पूर्व में स्थापित हर्यंक वंश राजगिरी, आधुनिक राजगीर के शहर से मगध पर शासन किया। इस वंश के 2 प्रसिद्ध राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर दिया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बन गई। उन्होंने युद्ध की घोषणा की और बाजी को जीत लिया। हिरुआ वंश के बाद शिशुनाग वंश का पीछा किया गया था। बाद में नंद वंश ने बंगाल से पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया। भारत की पहली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य द्वारा नंद वंश को बदल दिया गया था। मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म का क्षेत्र में उभार रहा, जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है। 325 ईसा पूर्व में मगध से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगध में पैदा हुआ था। इसकी पाटलिपुत्र आधुनिक नाम पटना है में स्थित राजधानी थी। मौर्य सम्राट अशोक जो पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य थी। ये पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक का पूरा भारतवर्ष में फैला था। इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कई ग्रीक सत्राप को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीता। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस से पश्चिम एशिया यूनानी राजा को सेल्युकस निकेटर को हराकर पर्सिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था। संधि में यूनानी राजकुमारी हेलेन से विवाह किए, जो कि सेल्युकस निकेटर की पुत्री थी, और हमेशा के लिए यूनानियों को भारत से बाहर रखा। इनके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो इनके गुरु और मार्गदर्शक थे। इनके पुत्र बिंदुसार ने इस राज्य को और दूर तक फैलाया व दक्षिण तक स्थापित किया। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़ा राजा थे। इनका पूरा राज नाम देवानाम प्रिय, प्रियादर्शी एवं राजा महान सम्राट अशोक था। इन्होंने अपने उपदेश स्तंभ पहाड़ शिलालेख पे लिखवाया, जो भारत इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेख ब्राह्मी, ग्रीक, अर्मिक में पूरे अपने साम्राज्य में अंकित किया। इनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य को इनके पुत्रों ने 2 हिस्सों में बांटकर पूर्व और पश्चिम मौर्य राज्य की तरह राज किया। इस साम्राज्य की अंतिम शासक
बृहदत्त को उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर वे मगध पे अपना शासन स्थापित किया। सन 240 ईसा पूर्व में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, धर्म और भारतीय दर्शन में भारत का स्वर्ण युग कहा गया। इस वंश के समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को पूरे दक्षिण एशिया में स्थापित किया। इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत के सारे विदेशी घुसपैठियों को हराकर देश से बाहर किया, इसीलिए इन्हें सरकार की उपाधि दी गई। इन्हीं गुप्त राजाओं में से प्रमुख स्कंदगुप्त ने भारत में हुड़ों का आक्रमण रोका, उन्हें भारत से बाहर भगाया और देश की बाहरी लोगों से रक्षा की। उस समय गुप्त साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका राज पश्चिम में पर्सिया या बगदाद से पूर्व से बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। इस साम्राज्य का प्रभाव पूरी विश्व में था। रोम, ग्रीस, अरब से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक था। मध्यकाल मगध में बौद्ध धर्म मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया, जिसके दौरान कई बिहार के नालंदा, विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। यह दावा किया गया कि 12वीं शताब्दी के दौरान हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई। D.N. झा सुझाव देते हैं इसके बजाय वे घटनाएं सर्वोच्चता के लड़ाई के बौद्ध ब्राह्मण की झड़पों का परिणाम थी। 1540 में महान पस्तीस के मुखिया सासाराम के शेरशाह सूरी हिमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तरी भारत ले गए थे। शेरशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोषणा की और 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक मिथिला पर विभिन्न स्वदेशीय राजवंशों ने शासन किया था। इनमें से पहले जहां कर्नाटक, अनवर राजवंश, रघुवंशी और अंततः राज दरभंगा के बाद इस अवधि के दौरान मिथिला की राजधानी दरभंगा से स्थानांतरित की गई थी। 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार का गहन भूमिका रही। भौगोलिक स्थिति बिहार का भूगोल उत्तर में 24 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री से 27 डिग्री 39 डिग्री और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 93 डिग्री 19 डिग्री और 50 डिग्री से 88 डिग्री 17 इंच 40 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार की भूमि मुख्यतः नदियों के मैदान एवं कृषि योग्य समतल भूभाग है। गंगा के पूर्वी मैदान में स्थित इस राज्य की औसत ऊंचाई 163 फीट है। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है: उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण की पहाड़ी किनारा। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 455 मीटर है, परंतु इसका सर्वोच्च शिखर 875 मीटर ऊंचा है। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। यह दलदली क्षेत्र है जहाँ साल वृक्ष के घने जंगल हैं। इन जंगलों में प्रदेश का इकलौता बाग अभयारण्य वाल्मीकि नगर में स्थित है। मध्यवर्ती विशाल मैदान में 15% भाग को समेटे हुए है। भौगोलिक तौर पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। तराई क्षेत्र यह सोमेश्वर श्रेणी के तराई में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है। इसके दक्षिण में तराई उपक्षेत्र है जो प्रायः दलदली है। भांगर क्षेत्र यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्रों से 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। खादर क्षेत्र इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक के सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, परंतु इसी बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती है। उत्तर बिहार बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। सोन, पुनपुन, फाल्गु तथा किउल नदी बिहार में दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। बिहार के दक्षिण भाग में छोटा नागपुर का पठार, जिसका अधिकांश हिस्सा अब झारखंड में है, तथा उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी है। हिमालय में उतरने वाली कई नदियां तथा जलधाराएं बिहार से होकर प्रवाहित होती हैं और गंगा में विसर्जित होती हैं। वर्षा के दिनों में इन नदियों में बाढ़ की एक बड़ी समस्या है। राज्य का औसत तापमान 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तथा जाड़े में 5 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। जाड़े का मौसम नवंबर से मध्य फरवरी तक रहता है। अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है और जुलाई के मध्य तक रहता है। जुलाई से अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसका अवसान अक्टूबर में होने के साथ ही ऋतु चक्र पूरा हो जाता है। औसतन 1205 मिलीमीटर वर्षा का वार्षिक वितरण लगभग 52 दिनों तक रहता है, जिसका अधिकांश भाग मानसून से होने वाली वर्षण है। उत्तर में भूमि प्रायः सर्वत्र उपजाऊ एवं कृषि योग्य
राज्य है। धान, गेहूं, दलहन, मक्का, तिलहन, तंबाकू, सब्जी तथा केला, आम और लीची जैसे कुछ फलों की खेती की जाती है। हाजीपुर का केला एवं मुजफ्फरपुर की लीची विश्व प्रसिद्ध है। बिहार की भाषा और संस्कृति। हिंदी बिहार की राजभाषा है और उर्दू द्वितीय भाषा है। मैथिली भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा है। भोजपुरी, मगही, अंगिका, वजिका बिहार में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं में और बोलियों में सम्मिलित है। प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थान होने के कारण पटना सिटी में उनकी जयंती पर भी भारी श्रद्धापड़ देखने को मिलता है। बिहार ने हिंदी को सबसे पहले राज्य की आधिकारिक भाषा माना है। यहाँ की खान पान। बिहार अपने खान पान की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों व्यंजन पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों की विभिन्न किस्मों के अतिरिक्त अनारसा की गोली, खाजा, मोतीचूर, लड्डू, गया की तिलकुट, रफीगंज का छेना यहाँ की खास पसंद है। सत्तू, चूड़ा, दही और लिट्टी चोखा जैसे स्थानीय व्यंजनों तो यहाँ के लोगों की कमजोरी है। लहसुन की चटनी भी बहुत पसंद करते हैं। लालू प्रसाद के रेल मंत्री बनने के बाद तो लिट्टी चोखा भारतीय रेल के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी मिलने लगा है। सुबह के नाश्ते में चूड़ा, दही या पूरी जलेबी खूब खाए जाते हैं। चावल, दाल, सब्जी और रोटी बिहार का सामान्य भोजन है। मलपुआ काफी स्वादिष्ट होता है। यह उत्तर भारत में बनाए जाने वाली डिश है। बिहार की बाकी व्यंजनों में दाल पूरी, खाजा, मखाना, खीर, पेरुकिया, खजूरी, बैगन का भरता आदि शामिल है। खेल कूद। भारत के अन्य कई जगहों की तरह क्रिकेट यहाँ भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, खो खो और गोल्फ भी पसंद किया जाता है। बिहार का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण होने के कारण पारंपरिक भारतीय खेल कबड्डी है। यहाँ के उद्योग। राज्य के मुख्य उद्योग है मुंगेर में सिगरेट कारखाना ITC, मुंगेर में ITC के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस तथा चावल आटा आदि का निर्माण। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री। मुंगेर के जमालपुर में रेलवे कारखाना। एशिया प्रसिद्ध रेल क्रेन कारखाना जमालपुर। भागलपुर में सिल्क उद्योग। मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत वैगन लिमिटेड रेलवे वैगन संयंत्र। बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना। बरौनी का HPCL और अमझोर का पाइराइट्स फॉस्फेट ऑफ केमिकल्स लिमिटेड PPCL राज्य के उर्वरक संयंत्र हैं। सिवान, भागलपुर, पंडौल, मोकामा और गया में 5 बड़ी सूत कताई मिलें हैं। उत्तर व दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिलें हैं जो निजी क्षेत्र की हैं तथा 15 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की हैं जिनकी कुल पेराई क्षमता 4500 टन है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा का प्रसंस्करण के उद्योग हैं। कटिहार और समस्तीपुर में 3 बड़े पटसन के कारखाने हैं। हाजीपुर में दवाएं बनने का कारखाना, औरंगाबाद और पटना के खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने में कारखाना है। इसके अलावा बंजारी के कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाने का बिहार के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। औरंगाबाद का नया श्री सीमेंट कारखाना, रेल इंजन कारखाना मधेपुरा, रेल इंजन कारखाना मड़ौरा। मधेपुरा की यह फैक्ट्री अपने आप में देश में सबसे आधुनिक है। फैक्ट्री के निर्माण में ऑस्टम कंपनी को 74% राशि का निवेश किया है। वहीं भारतीय रेलवे की इसी फैक्ट्री में 26% हिस्सेदारी है। 260 एकड़ में फैली हुई यह फैक्ट्री है। सिंचाई। बिहार में कुल सिंचाई क्षमता 28.63 लाख हेक्टेयर है। यह क्षमता बड़ी तथा मंझोली सिंचाई परियोजना से जुटाई जाती है। यहाँ बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का सृजन किया गया है। 48.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई प्रमुख सिंचाई योजनाओं के माध्यम से की जाती है। बिहार में सिंचाई नलकूप, कुआं और मानसून पर निर्भर करता है। शिक्षा। एक समय बिहार शिक्षा के सर्वप्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। 1917 में खुलने वाला पटना विश्वविद्यालय काफी हद तक अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने में सफल रहा, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति तथा अकर्मण्यता करने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। हाल के दिनों में उस शिक्षा की स्थिति सुधरने लगी है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी अच्छी हो रही है। हाल में पटना में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा हाजीपुर में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा केंद्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान खोला गया है, जो अच्छा संकेत है। बिहार के सभी जिलों में 2019 में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है। विश्वविद्यालय। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी पूर्वी चंपारण, दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, पटना विश्वविद्यालय पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय दरभंगा, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना, मौलाना मजरूल हक अरब फारसी विश्वविद्यालय पटना, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, चिकित्सा संस्थान
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पटना, बुद्ध दंत चिकित्सा संस्थान एवं अस्पताल पटना, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुजफ्फरपुर, राय बहादुर टुनकीसा और होम्योपैथी कॉलेज और अस्पताल मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लहेरिया सराय, कटिहार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कटिहार, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भागलपुर, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी नालंदा, एम्स पटना, मधुबनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मधुबनी, नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रोहतास, इंजीनियरिंग संस्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान मुजफ्फरपुर, अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थान सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट भागलपुर, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय पटना, अनुग्रह नारायण सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना, ललित नारायण मिश्रा सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपेट हाजीपुर, केंद्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान नाईपर हाजीपुर, होटल प्रबंधन खान पान एवं पोषाहार संस्थान हाजीपुर, प्राकृतिक जैन शास्त्र एवं अहिंसा संस्थान वैशाली। भर्ती एजेंसियां बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग। सरकार एवं प्रशासन बिहार राज्य भारतीय गणराज्य के संघीय ढांचे में द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है। विधानसभा में चुनकर आने वाले विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल अथवा गठबंधन के आधार पर सरकार बनाए जाते हैं। उच्च सदन या विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से 6 वर्षों के लिए होता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार राज्य को 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल में बांटा गया है। जिलों को क्रमशः 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8,471 पंचायत, 45,103 गाँव में बांटा गया है। राज्य का मुख्य सचिव नौकरशाही का प्रमुख होता है, जिसे श्रेणी क्रम में आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी तथा इनके साथ जुड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण रिपोर्ट करते हैं। पंचायत तथा गांव का कामकाज सीधे तौर पर चुनाव कराकर मुखिया, सरपंच तथा वार्ड सदस्यों को अधीन संचालित किया जाता है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2017 के बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 12, नगर परिषदों की संख्या 49 और नगर पंचायतों की संख्या 80 है। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले इस प्रकार हैं। मुख्य लेख बिहार के जिले अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, गया, गोपालगंज, छपरा, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भभुआ, भोजपुर, भागलपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सासाराम, लखीसराय, वैशाली, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा। दर्शनीय स्थल कटिहार त्रिमोहिनी संगम बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत कुर्सेला प्रखंड के कटरिया गांव में NH 31 से रास्ता त्रिमोहिनी संगम की ओर जाती है। प्रकृति की अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, जिसमें प्रमुख रूप से गंगा और कोसी का मिलन है। त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम है। गंगा नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। सूर्योदय से ही उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। सूर्योदय की किरणें सीधे गंगा के लहरों पर पड़ती है, जिससे प्रकृति का अनुपम दृश्य उपस्थित हो जाता है। नेपाल से निकलने वाली कोसी के सप्तधाराओं में एक सीमांचल क्षेत्र के कई जिलों से गुजरते हुए आकर गंगा नदी में संगम कर अपना वजूद खो देती है। एक नदी की उत्पत्ति भारत की सबसे बड़ी उत्तर वाहिनी गंगा तट से हुई है, जिसे कलबलिया के नाम से जाना जाता है। कलबलिया करीब 32 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। पटना एवं आसपास पटना राज्य की वर्तमान राजधानी तथा महान ऐतिहासिक स्थल है। अतीत में यह सत्ता, धर्म तथा ज्ञान का केंद्र रहा है। निम्न स्थल पटना के महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल है। प्राचीन एवं मध्यकालीन इमारतें, कुम्हरार परिसर, अगम कुआं, महेंद्रू घाट, शेर शाह के द्वारा बनवाए गए किले का अवशेष, ब्रिटिश कालीन भवन, जलान म्यूजियम, गोलघर, पटना संग्रहालय, विधानसभा भवन, हाई कोर्ट भवन, सदाकत आश्रम। धार्मिक स्थल महावीर मंदिर, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, शीतल माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, हर मंदिर, महाबोधि मंदिर, माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी, कवि विद्यापति सह उगना महादेव मंदिर मधुबनी। दक्षिण भारत स्थापत्य कला विष्णु मंदिर सुपौल, सिंहेश्वर नाथ मंदिर मधेपुरा, सबसे ऊंची काली मंदिर अररिया, नृसिंह अवतार स्थल पूर्णिया, सूर्य मंदिर, नवलखा मंदिर ठावे गोपालगंज, माँ दुर्गा माता मंदिर निचुआ जलालपुर, राम वृक्ष धाम दुर्गा मंदिर अमनौर, वैष्णो धाम आमी अंबिका दुर्गा मंदिर, माँ दुर्गा के मंदिर छपरा, सीता जी का जन्म स्थान, पादरी की हवेली, शेरशाह की मस्जिद, बेगू हजाम की मस्जिद, पत्थर की मस्जिद, जामा मस्जिद, फुलवारी शरीफ में बड़ी खानखा, मनेर शरीफ, सूफी संत हजरत यहया खां मनेरी की दरगाह, भारत की प्रथम महिला सूफी संत हजरत बीबी कमाल का कब्र, जहानाबाद। ज्ञान विज्ञान के केंद्र पटना तारामंडल, पटना विश्वविद्यालय, सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, संजय गांधी जैविक उद्यान,
श्री कृष्ण सिन्हा विज्ञान केंद्र, खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं विज्ञान परिसर, सारण तथा आसपास। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाला सोनपुर मेला सारण जिला का नवपसाड़ कालीन चिरांद गांव, कोनहरा घाट, नेपाली मंदिर, रामचौरा मंदिर, 15वीं सदी में बनी मस्जिद, दीघा, सोनपुर रेल सह सड़क पुल, महात्मा गांधी सेतु, गुप्त एवं पालका कालीन धरोहर वाला चेचर गांव, वैशाली तथा आसपास। 6ठी सदी ईसा पूर्व में वजी संघ द्वारा स्थापित विश्व का प्रथम गणराज्य के अवशेष, अशोक स्तंभ, बसो कुंड में भगवान महावीर की जन्म स्थली, अभिषेक पुष्करणी, विश्व शांति स्तूप, राजा विशालगढ़ का चौमुखी महादेव मंदिर, भगवान महावीर के जन्मदिन पर वैशाख महीने में आयोजित होने वाला वैशाली महोत्सव, राजगीर तथा आसपास। राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी तथा हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक स्थल है। भगवान बुद्ध तथा वर्धमान महावीर से जुड़ा कई स्थान अति पवित्र है। बेड़वन, सप्तपर्णी गुफा, गृधकुट पर्वत, जरासंध का अखाड़ा, गर्म पानी के कुंड, मखदूम कुंड आदि राजगीर के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। नालंदा तथा आसपास। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, पावापुरी में भगवान महावीर का परिनिर्वाण स्थल एवं जल मंदिर, बिहार शरीफ के मध्यकालीन किले का अवशेष एवं 14वीं सदी के सूफी संत की दरगाह, बड़ी दरगाह एवं छोटी दरगाह, नवादा के आसपास ककोलत जलप्रपात, गया एवं बोध गया। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म मानने वाले का सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल है। पितृ पक्ष के अवसर पर यहाँ दुनिया भर से हिंदू आकर फाल्गु नदी के किनारे पितरों को तर्पण करते हैं। विष्णुपद मंदिर, बोध गया में भगवान बुद्ध से जुड़ा पीपल का वृक्ष तथा महाबोधि मंदिर के अलावे तिब्बती मंदिर, थाई मंदिर, जापानी मंदिर, बर्मा का मंदिर, बौद्धनी पहाड़ी, इमामगंज। भागलपुर तथा आसपास। प्राचीन शिक्षा स्थल के अलावे यह बिहार में तसर सिल्क उद्योग केंद्र है। पाल शासकों द्वारा बनाए गए प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष, बैजनाथ धाम मंदिर, सुल्तानगंज, मुंगेर में बनाया मीर कासिम का किला, मंदार पर्वत और बौसी बांका एक प्रमुख धार्मिक स्थल जो 3 धर्मों का संगम स्थल है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन यही संपन्न हुआ था और यही पर्वत, जिसका प्राचीन नाम मंदराचल पर्वत मंदार वर्तमान में है, जो कि मथनी के रूप में प्रयुक्त हुआ था। चंपारण। सम्राट अशोक द्वारा लौरिया में स्थापित स्तंभ, लौरिया का नंदनगढ़, नरकटियागंज का चानकीगढ़, वाल्मीकि नगर जंगल, बापू द्वारा स्थापित भीतिहरवा आश्रम, तारकेश्वर नाथ तिवारी का बनवाया रामगढ़वा हाई स्कूल, स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी एवं अन्य सेनानियों क्रमभूमि तथा अरेराज में भगवान शिव का मंदिर, केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप जो पूर्वी चंपारण में एक आदर्श पर्यटन स्थल है। सीतामढ़ी तथा आसपास। पुनौरा में देवी सीता की जन्मस्थली, जानकी मंदिर एवं जानकी कुंड, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकड़, यहाँ से सटे नेपाल के जनकपुर जाकर भगवान राम का स्वयंवर स्थल भी देखा जा सकता है। सासाराम अफगान शैली में बनाया गया अष्टकोणीय शेरशाह का मकबरा वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। देव सूर्य मंदिर। देव सूर्य मंदिर, देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से प्रसिद्ध, यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। देवार्क मंदिर अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्प कला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर का निर्माण का काल 6ठी से 8वीं के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं और जनश्रुतियां इसे त्रेता युगीन अथवा द्वापर युगीन के मध्यकाल में निर्मित बताती है। परंपरागत रूप से इसे हिंदू मिथकों में वर्णित कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के साथ सांब की कथा के अतिरिक्त यहाँ देव माता अदिति ने की थी पूजा। मंदिर को लेकर एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय से देवसेना षष्ठी नाम से इस पर धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। अतिरिक्त पुरुरवा एल और शिव भक्त राक्षस दय माली सुमाली की अलग अलग कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके निर्माण का अलग अलग कारण और समय बताती है। एक अन्य विवरण के अनुसार देवार्क को 3 प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। अन्य 2 लोलार्क, वाराणसी और कोणार्क है। मंदिर में सामान्य रूप से वर्ष भर श्रद्धालु पूजा करते आते हैं। हालांकि यह बिहार और उत्तर पूर्व प्रदेश में विशेष तौर पर मनाए जाने वाले छठ पर्व के अवसर पर भारी भीड़ होती है। अगर आप इस तरह की और भी रोचक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।